अभी तक हमने वीकली डीजेनरेट स्टेट और कम्प्लीटली डीजेनरेट स्टेट को कम्प्लीटली एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट फर्मी सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट फर्मी सिस्टम। ओके, हमने जो पार्टीशन फंक्शन इसके लिए देखा था, ओके, उसका जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल बीटा e माइनस म्यू प्लस 1 था। ओके, और जब हमने इसको प्लॉट किया था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके, देन हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिला था कि अगर 0 डिग्री की बात करता हूँ, ये T इज इक्वल टू 0 केल्विन के लिए। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी आपका जो n के साथ जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है। ओके, यहाँ पर अगर 1 को कंसिडर करता हूँ, ये मेरा 0.5 है। ओके, सो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ देन ये कर्व है कुछ डेविएशन दिखाता है कुछ इस तरीके से। ओके, सपोज मैंने और टेम्परेचर को इंक्रीज किया देन ये, बट हमेशा ये इस पॉइंट पर जो कि आपका 1/2 है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वहाँ पर ये कट करता है। ओके, ये जो पॉइंट है ये आपका E इज इक्वल टू म्यू होता है। ओके, E इज इक्वल टू म्यू लाइन है ये वाली। ओके, सो इसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं आपके 1/2 हाफ के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। सो इट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही सपोज अगर मैं टेम्परेचर T1, T2, T3 अगर रिप्रेजेंट करता हूँ लाइंस को, देन मैं कह सकता हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये रिलेशन आता है और सभी के लिए एक ही पॉइंट पर आपका कट करता है जो कि 1/2 है। ओके, E इज इक्वल टू म्यू पर। सो ये वेरिएशन क्यों होता है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, जो लो एनर्जी स्टेट वाले पार्टिकल्स हैं, अगर एनर्जी लेवल्स की मैं बात करूं, देन सपोज अगर पार्टिकल यहाँ था, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये यहाँ चला जाता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। ओके, उसकी वजह से वो पार्टिकल्स आपके, बिकॉज ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है ना वाई एक्सिस में, वो पार्टिकल अब बिकॉज मूव करेंगे देन वो ये तो है नहीं कि इनर लेवल वाले मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल सिमिलर केस होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो आपका बाहर वाला ही आउटर मोस्ट सबसे पहले निकलता है, उसी तरीके से इसमें होता है कि आउटर मोस्ट होता है वही जंप करता है। इट मीन्स आउटर मोस्ट जो पार्टिकल हैं जिनका एनर्जी ज़्यादा है वही आपके हाई एनर्जी लेवल में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर डेंसिटी है यहाँ पर पार्टिकल्स की वो कम हो जाती है और यहाँ पर बढ़ जाती है। सो इस तरीके से ये एक तरीके से टेल बन जाता है। ओके, और एक्सपेरिमेंटली अगर चेक करें देन ये जो टेल्स का जो लेंथ है ये kBT के इक्वल होता है कि टेम्परेचर कितना है इनटू आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना है। ओके, उसके इक्वल ही होता है। ओके, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि E माइनस E लेस देन म्यू वाले पार्टिकल, ओके, वो आपके मूव करते हैं E ग्रेटर देन म्यू पार्टिकल स्टेट। बिकॉज हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस एनर्जी लेवल के उस एनर्जी लेवल में पार्टिकल जा रहे हैं। ओके, इस कंडीशन में, ओके, इस कंडीशन में जो कि आपका स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट फर्मी सिस्टम है, उस केस के अंदर जो म्यू का डिपेंडेंस है वो आपका कम हो जाता है
विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका एक तरीके से म्यू है वो इज इक्वल टू आपका फर्मी एनर्जी के इक्वल हो जाता है। ओके, अब अगर यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर एक तरीके से फाइंड आउट करना चाहें देन वो क्या होते हैं कि कैपिटल N इज इक्वल टू इंटू डेंसिटी ऑफ स्टेट करते हैं ना, ये इंटू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना आता है CV। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आपका चेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल करते हैं अपन E1/2 dE डिवाइडेड बाई आपका जाता है एक्सपोनेंशियल बीटा E माइनस म्यू प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बीटा E है उसको इक्वल टू मानते हैं अपन x। ओके, सो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि बीटा DE इज इक्वल टू कितना आता है dx। ओके, और EDE इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे dx डिवाइडेड बाई बीटा। ओके, और यहाँ से E 1/2 करता हूँ देन बीटा आपका कितना चला जाता है x 1/2 डिवाइडेड बाई बीटा 1/2। ठीक है, यहाँ से अपन कह सकते हैं वैल्यू हो जाएगी आपकी x 1/2 dx डिवाइडेड बाई बीटा टू द पावर आपकी हो जाती है 3/2। इट मीन्स अगर मैं बीटा को KBT की टर्म्स में लिखूं देन मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं KBT टू द पावर 3/2 का। ओके, और एक वेरिएबल और एज्यूम करते हैं। ओके, लिमिट्स अगर चेक करें देन लिमिट्स आपकी वही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है लिमिट्स में। और अगर यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आपका जो एक्सपोनेंशियल आपका जो बीटा इंटू म्यू है वो इज इक्वल टू आप x नोट के इक्वल एज्यूम कर लो। एक तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी है ये भी और ये भी। ओके, सो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो आपका n है वो इज इक्वल टू CV KBT टू द पावर आपका 3/2 हो जाता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और एक्सपोन यहाँ पर आ जाता है x आएगा ना आपकी बात x 1/2 dx डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x माइनस x नोड प्लस 1। अब हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम सोमरफेल्ड लेमा का यूज करते हैं। ओके, वो चेक करते हैं कि क्या होता है सोमरफेल्ड्स लेमा। इसके अंदर होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है सपोज कीजिए 0 टू इन्फिनिटी f(x माइनस x नोड) ओके इंटू x टू दी पावर आपका s दिया गया है इंटू dx आपका ये इंटीग्रल है। इसका जो वैल्यू है वो होता है आपका x नोड टू दी पावर s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1। ओके, एक तरीके से न्यूमेरिकल मेथड है सॉल्व करने के लिए 1 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ओके, s इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स नोट स्क्वायर प्लस आगे समथिंग कुछ टर्म्स होती है बट हमको उनको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, हमको सिर्फ इसके साथ ही चलना है, दो क्वांटिटीज के साथ। अगर हम इस इंटीग्रल को इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं देन हमें मिलता है कि आपका जो एक्स नोड fx जो है आपका, आप कह सकते हो कि x माइनस एक्स नोड है। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपन लिख देते हैं कि x माइनस एक्स नोड है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्स नोड प्लस 1। उसी तरीके से आपका s की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। इट मीन्स ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसको मैं अगर i कंसिडर करता हूँ। ओके,
इसी तरीके से इसको मैं i कंसिडर करता हूँ अगर, देन इसका जो वैल्यू है i इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है x नोड टू दी पावर, अब यहाँ पे x नोड तो x नोड ही है, ओके, और यहाँ पर s टू दी पावर 3/2 x/2 इतना हो जाता है, और यहाँ पर 3/2 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3, ओके। यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस, ओके, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ओके, और x नोट स्क्वायर भी है, इंटू मल्टीप्लाई करना है s जो कि 1/2 है इंटू 3/2, ओके, प्लस जो भी चलता है अपने को मतलब नहीं है उससे, सिर्फ 2 टर्म्स इंक्लूड लेके चलनी है अपने को, ओके। इसका वैल्यू देखते हैं कितना हो जाता है। सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं, ये हो जाता है आपका 4, और ये हो जाता है आपका 24, और 3 8 × 24 ना, इट मीन्स इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ यहाँ पर सिर्फ 8 लिखें, ओके। सो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रल आ गया। अगर जो टोटल नंबर ऑफ ये जो है पार्टिकल्स n इज इक्वल टू कितना आ जाता है, CV kBt टू द पावर 3/2, ओके, और आपका आ जाता है यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3, ओके, x नोड 3/2, x नोट 3/2 किसकी वैल्यू हो जाती है, बीटा इंटू म्यू, उसकी पावर कितनी, 3/2, ओके, ये आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 x नोट स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है बीटा स्क्वायर। सो यहाँ से अगर चेक करूँ, बीटा 1/kBt होता है, तो यहाँ से बीटा और kBt ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ओके। अगर मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई kBt लिखता हूँ, देन सेम पावर्स हैं कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ म्यू 3/2 बचेगा। देन अपन क्या कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n, वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 CV म्यू टू दी पावर 3/2, यहाँ पर आ जाता है आपका 1 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, इसको मैं x नोट स्क्वायर लिखता हूँ एक बार। अब हमें पता है कि जो आपका n है वो इज इक्वल टू, हमने चेक किया था, n इज इक्वल टू 2/3 CV और EF 3/2 होता है, फर्मी एनर्जी होता है EF, ओके। सो अगर इसको कंपेयर करता हूँ, देन मेरे पास वैल्यू कितना आता है, अगर मैं इसको EF 3/2 इज इक्वल टू म्यू 3/2 1 प्लस में x नोट की वैल्यू अगर मैं म्यू डिवाइडेड बाई kBt रखता हूँ, देन कितना आ जाता देखते हैं, 1 प्लस kBt और इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 म्यू स्क्वायर। अब इस केस में हमने चेक किया था, कंडीशन था हमारा कि जो आपका म्यू टी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपन EF लिख सकते हैं। सो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि एक बार सेपरेट करते हैं म्यू टी को अगर सेपरेट करते हैं, देन हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ से EF टू दी पावर कितना हो जाता है, नॉर्मली EF बिकॉज 3/2 सेम है, बट यहाँ पर जो टर्म है 1 प्लस kBt पाई डिवाइडेड बाई 8 म्यू स्क्वायर, इसका जो पावर है वो माइनस आपका हो जाता है 2 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करें और हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर स्क्वायर हो गया ना, अगर हम t टू द पावर 4 तक लेके चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो हमें पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला होता है आपका कि अगर 1 प्लस x टू दी पावर n है, देन ये फॉर्मूला हो जाता है कि 1
प्लस एन एक्स, ओके, प्लस इधर 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है एन प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ये ऐसे करके चलता रहता है। ओके, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। म्यू टी इज इक्वल टू, सेम यही फॉर्मूला लगाएं बाइनोमियल एक्सपेंशन का। यहाँ पर ई एफ 1, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ देन 2 का करूँगा तो 4, और 4 इंटू 3 12, सो यहाँ से 12 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ओके, यहाँ पर हो जाता है के बी टी पाई इनका स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं करूँगा देन एन माइनस 1, इट मीन्स -2/3, और इसमें से 2/3 माइनस प्लस 1 कितना हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, ओके, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ओके, और डिवाइडेड बाई 8 है, इट मीन्स 16 यहाँ पर हो जाता है। ओके, और n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है आपका 80, इट मीन्स ये हो जाता है आपका प्लस साइन प्लस हो जाता है, और यहाँ से पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 के बी टी डिवाइडेड बाई आपका इसका स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है केमिकल पोटेंशियल के लिए। ओके, स्ट्रांगली डीजेनरेट स्टेट में कितना आपका जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या होगा। अगर हम म्यू का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर वेरिएशन चेक करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आता है कि यहाँ पर अगर मैं म्यू रखता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर अगर वेरी करता है, सो ये कर्व कुछ इस तरीके से वेरी करता है, और ये नेगेटिव में कुछ ऐसे चला जाता है। ये जो वैल्यू है जिस पर आपका म्यू आपका यहाँ पर 0 हो जाता है, ये वैल्यू होती है आपकी टी एफ की। और अगर क्लासिकल रिजल्ट को भी कंसिडर करें देन वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, और कुछ इस तरीके से ये इसके साथ मतलब लास्ट तक ऐसे कुछ ऐसे चलता रहता है, और लास्ट में एक दूसरे के पैरेलल टाइप में हो जाते हैं, बहुत क्लोज चले जाते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपका ये जो क्लासिकल है, और ये फर्मी ड्रैग का है, दोनों में डिफरेंस है। और ये हो जाता है आपका एन लैम्डा डी बी क्यूब इज इक्वल टू 1, जो कि आपकी कंडीशन होती है आपकी कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट की। ओके, और यहाँ पर अगर चेक करें 0 डिग्री केल्विन पर जो हाईएस्ट पॉसिबल जो म्यू है वो इज इक्वल टू ई एफ होता है। ओके, सो इस तरीके से जो वेरिएशन है आपका म्यू का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कुछ इस तरीके से आता है, और ये आपके क्लासिकल के साथ एक तरीके से अपन मैच करके देख रहे हैं कि कब दोनों एक तरीके से बिहेव करेंगे, सेम बिहेव करेंगे। देन हम देख पा रहे हैं कि लार्ज टेम्परेचर रेंज के लिए दोनों एक जैसे अप्रोक्सीमेटली बिहेव करते हैं। इट मीन्स हाई टेम्परेचर रेंज पे जैसे हमें पता है कि क्लासिकल और क्वांटम सिस्टम है वो इक्विवेलेंटली आपके बिहेव करते हैं। अब हम सिस्टम का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो उसी तरीके से जो एनर्जी था हमारा वो हमने बोला था कि सी वी 0 टू इन्फिनिटी और ई 3/2 डी ई डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल आपका आ जाता है बीटा ई माइनस म्यू प्लस के प्लस 1 आ जाता है फर्मी ड्रैग के लिए। ओके, अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। ओके, वही सिंपल केस बीटा म्यू इज इक्वल टू एक्स मानना है,
और बीटा म्यू नॉट आपको एक्स नॉट मानना है। ओके, सो अगर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें पता है कि अगर ये कंडीशन करते हैं देन आपका बीटा टू द पावर यहाँ पर भी आता है। इट मीन्स ई इज इक्वल टू, अगर आप चेंज ऑफ वेरिएबल करते हो सी वी, ओके, और यहाँ पर आपका बीटा टू द पावर कितना आ जाता है 5/2, इसका +1 एक आता है। ओके, सो ये आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाता है आपका x टू द पावर 3/2 dx डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्स नॉट +1। ओके, और आपका ये वाला जो फंक्शन है ये आपका एक तरीके से फंक्शन हो जाता है किस केस में, जिसके अंदर समरफील्ड जो लेमा था उसके अंदर, और उसका जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से 0 टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स नॉट x टू द पावर s dx इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रल था उसकी वैल्यू होती है x नॉट टू द पावर s+1 डिवाइडेड बाई s+1। ओके, यहाँ पर था 1 + π² डिवाइडेड बाई 6 s+1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है x02। ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं देन हमारे पास कितना मिलता है, E इज इक्वल टू सी वी बीटा 3/2। ओके, सो यहाँ से अगर हम करते हैं देन हमारे पास कितना मिलता है, x नॉट टू दी पावर 3/2। यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाता है 3/2 +1 आपका हो जाता है 5/2। इट मीन्स ये हो जाता है, और यहाँ से सॉरी 5/2 था 5/2, ये 5/2 और यहाँ पर 2/5 आगे आ जाता है, तो इट मीन्स E इज इक्वल टू 2/5। ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं आगे क्या बचा, ये क्वांटिटी आ गई, आगे ब्रैकेट 1 प्लस, आगे देखिए π² डिवाइडेड बाई 6, ओके, इंटू आपका 3/2 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई x02। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इतना कितना 4 और 24। ओके, और 3 8 × 24 होता है, तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाता है 8 और यहाँ पर 5 बाकी रह जाता है। इट मीन्स यहाँ पर मैं 1 + 5 π² डिवाइडेड बाई 8 x02, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे आने वाली टर्म को हम इंक्लूड नहीं करते। ओके, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से x0 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू बीटा। ओके, सॉरी म्यू डिवाइडेड बाई बीटा, बिकॉज x0 है वो हमने एज्यूम किया था आपका म्यू डिवाइडेड बाई KBT ना, ही एज्यूम किया था। और यहाँ पर सॉरी बीटा माइनस आपका 5/2 आता है ना कि 5/2, बिकॉज KBT टू द पावर 5/2 आता है। ओके, सो यहाँ पर x0 की जगह अपन लिख सकते हैं बीटा टू द पावर 5/2 और म्यू टू द पावर 5/2। सो हमें पता है बीटा की पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, सो यहाँ पर सिर्फ म्यू का पावर आने वाला है। ओके, सो ये हमारा आ जाता है। और यहाँ से हमें पता है कि म्यू का जो वैल्यू होता है वो हमने फाइंड आउट किया था, म्यू इज इक्वल टू EF 1 माइनस π² डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पर था आपका KBT, आप ऐसे नहीं करके इसको 1 डिवाइडेड बाई x02 कुछ इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये अपना एक टर्म आ गया था। और x0 को अगर आप लिखना चाहो देन इसको आप लिख सकते हो t डिवाइडेड बाई TF लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो टर्म बची ना यहाँ पर क्या KB डिवाइडेड बाई म्यू, बिकॉज ये टर्म इसका स्क्वायर था ना, यहाँ पर अपने सिर्फ x0 का स्क्वायर लिखना चाहिए था, 1 x0 कुछ इस तरीके से था।
इसको हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से, इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ से। अगर इसको मैं TF लिखता हूँ 1/TF लिखता हूँ, देन ये कुछ इस तरीके से लिख सकता है, TF इज इक्वल टू आपका म्यू डिवाइडेड बाई KB हो जाता है। ओके, सो यहाँ से अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं, देन हमारे पास जो एनर्जी है उसका वैल्यू कितना आ जाता है, E इज इक्वल टू अपना आ जाता है 2/5 CV। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं उसकी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, EF टू द पावर 5/2। ओके, देन 1 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ओके, और यहाँ से T डिवाइडेड बाई TF इसका स्क्वायर। ओके, इसका पावर 5/2। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म के साथ जो कि है 1 प्लस 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, और इसको भी अपन T डिवाइडेड बाई TF का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन लेते हैं, सिर्फ एक ही टर्म अपन इंक्लूड करते हैं, बाकी की नहीं करेंगे, जस्ट डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे बस, और ज़्यादा अपन हाई टर्म्स में नहीं जाने वाले। 2/5 CV EF टू द पावर 5/2 इसका करेंगे, देन 1 माइनस यहाँ से वैल्यू कितना हो जाता है 5/24। सो ये हो जाता है आपका 5/24 पाई स्क्वायर T डिवाइडेड बाई TF इसका स्क्वायर। आगे की टर्म हम इंक्लूड नहीं कर रहे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ओके, सिर्फ डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो फर्स्ट टर्म होती है वो, और यहाँ पर अगर हम देखें देन ये हो जाता है 1 प्लस सेम टू सेम पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 T डिवाइडेड बाई TF इसका स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ। सो हमारे पास क्या बचता है देखते हैं, और हमें सबसे पहले पता है कि यहाँ पर जो ये वाला टर्म है हमने चेक किया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है फर्मी ड्रैग के लिए, वो लिए 2/5 CV EF टू द पावर 5/2, ये सेम टर्म। सो इट मीन्स यहाँ पर हम E0 भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 1 के साथ करेंगे देन 1। ओके, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, दोनों को देखते हैं कि दोनों का इक्विवेलेंट क्या आता है। यहाँ पर 5/24 है, यहाँ 5/8 है, 5 को माना जाता है, और माइनस 1/24 प्लस 1/8 इसका आ जाता है 24 माइनस 1 प्लस 3 2/24 1/12 5/12 ये आ जाता है, और आएगा प्लस का, इट मीन्स 5/12 और पाई स्क्वायर और T डिवाइडेड बाई TF इसका स्क्वायर। ओके, बाकी बची इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाता है, माइनस का आने वाला ठीक है, 5 इज 25, और यहाँ से ये आ जाता है आपका 24 8 2 3 192। सो ये आ जाता है 5 पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 192। ओके, और यहाँ से आ जाता है T डिवाइडेड बाई TF टू द पावर 4। ओके, ओके, ये तो आपका हमने फाइंड आउट कर लिया नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, अगर क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर भी टर्म होती, 4 का टर्म होता, 3 का टर्म होता, ओके, यहाँ पर 3 4 का टर्म होता, सो हमारे लिए वो हेल्पफुल हो जाता। और ये चेक किया गया था कि अगर इतनी ज़्यादा टर्म्स अगर हम लेके चलते हैं, देन ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो टर्म है वो आपका, अगर हम इसको चेक करेंगे 3 4 टर्म्स तक, देन ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये आपकी 1/16
हो जाती है अगर आप आगे और ज़्यादा टर्म्स लेके चलते हो। बट हम नॉर्मली ये टर्म इतनी टर्म लेके चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, हम सिंपल केस कर रहे हैं। ओके, अगर कॉम्प्लिकेटेड करना है देन आप 1/16 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप और एक्सपेंड करते हो, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ज़्यादा करते हो और इसका भी आप जो इंटीग्रल है उससे आप ज़्यादा वैल्यू फाइंड आउट करते हो, देन आप फाइंड आउट कर सकते हो 1/16। बट यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से अगर आप जो ये एनर्जी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसका वैल्यू अगर आप 3/5 NEF कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी एक वैल्यू होती है बिकॉज दो रिलेशन होते हैं ना हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। ओके, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कि जो स्पेसिफिक हीट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। जस्ट डेरिवेटिव लेना आपको इस टर्म का। ई नोट का वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले 3/5 NEF। यहाँ से कितना हो जाता है 1 का 0, इस वाली टर्म का करना है, इस वाली का कितना हो जाता है 5/12 तो पहले से ही है, π², यहाँ से 2T/TF। ओके, ये आपका इधर आ जाता है। सो अपन कह सकते हैं कि जो CV है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5 से 5 कैंसिल 3/12 NEF π²। ओके, और यहाँ पर 2 है, इट मीन्स 3/6, इट मीन्स ये हो जाता है 1/2 NEF π² डिवाइड बाई TF। ओके, और इंटू T, और यहाँ पर ये TF का स्क्वायर आता है बिकॉज ऊपर स्क्वायर आती है ना इसके, सो यहाँ पर स्क्वायर आती है T/TF²। ओके, अब यहाँ से हमें पता है कि जो आपका TF है वो इज इक्वल टू कितना होता है EF डिवाइडेड बाई KB होता है ना। सो यहाँ से अपन जस्ट डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। CV इज इक्वल टू कितना हो जाता है N KB। ओके, KB स्क्वायर करना पड़ेगा ना, KB स्क्वायर π² T डिवाइडेड बाई आपका EF, बिकॉज EF से EF कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि NKB इज इक्वल टू क्या होता है NKB इज इक्वल टू R होता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये टर्म हो जाती है NKB π²। ओके, और डिवाइडेड बाई आपका EF N चला जाता है यहाँ से T। ओके, NKB π²। ओके, इनटू आपका आ जाता है R, बिकॉज यहाँ पर हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। ओके, सो अगर मैं चेक करूँ CV इज इक्वल टू α/R पुट कर सकते हो, इट मीन्स ये आपका लीनियरली होगा विद रिस्पेक्ट टू R के। ओके, यहाँ पर अगर हम चेक करें जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल है वो फॉलो होता है कि नहीं होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर 0 की तरफ लेके चलते हैं, जो रिलेशन है आपका स्पेसिफिक हीट वो भी 0 की तरफ जा रहा है। ओके, वैसे हमने डेरिवेटिव इसी टर्म तक लिया, आगे हमने लिया नहीं। सो इट मीन्स कुछ डेविएशन आना चाहिए इस स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले में। बट फिर भी अगर आप चेक करोगे टेम्परेचर, देन टेम्परेचर आपका हमेशा ही आपका 0 पुट करोगे, देन आप स्पेसिफिक हीट 0 आने वाला है हमेशा के लिए। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो थर्ड रूल है वो फॉलो होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स ये फॉलो होगा हर हालत में। अगर हम स्पेसिफिक हीट का वैल्यू अगर यहाँ पे से सिल्वर के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं, देन हमें वैल्यू है वो कुछ समथिंग मिलती है, अप्रोक्सीमेटली मिलती है 10⁻³ में, जो कि आपकी बहुत कम वैल्यू है। बिकॉज अगर आप आइडियल गैस को कंसिडर करते हो, उसके अंदर जो CV है वो इज इक्वल टू 1.5 R आती है। इट मीन्स वो तो बहुत ज़्यादा फर्क हो गया दोनों के बीच में ना। इट मीन्स कि इसके अंदर Ag में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके बहुत कम एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिक हीट में, बिकॉज अदरवाइज तो वैल्यू 1.5 की अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए थी, बट ये तो बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है Ag में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आपके इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन में।
इसका मतलब कोई और फैक्टर होना चाहिए जो कंट्रीब्यूट करता है स्पेसिफिक हीट में, बिकॉज स्पेसिफिक हीट तो इतना ही जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रीब्यूशन इतना, इट मीन्स कोई तो ऐसी क्वांटिटी होगी जो इसको कवर करती होगी। ओके, सो ये जो अल्फा कांस्टेंट हमने यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक हीट का कंट्रीब्यूशन बताता है। हमें पता है कि यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव करेंगे देन टेम्परेचर का थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर होगा, ओके, बट हमें नहीं पता कि कौन सा कोफिशिएंट होगा। ओके, देन हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट है वो इज इक्वल टू आपका अल्फा आर प्लस अल्फा टी बोल सकते हो आप ऐसे, अल्फा टी, अल्फा आर नहीं है सॉरी, अल्फा टी होगा यहाँ पर ना, टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी बोल रहे हैं ना, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। ओके, और ये जो कोफिशिएंट है ये होगा आपका लैटिस कोफिशिएंट। इट मीन्स बिकॉज लो टेम्परेचर रेंज है ना, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स लो टेम्परेचर रेंज में लगती है, लो टेम्परेचर रेंज में आपका इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट आपके जो लेटिस वाइब्रेशन है, लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से जो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो हम कुछ इस तरीके से बीटा टी क्यू ऐसे कुछ स्पेसिफिक हीट को नॉर्मली लिख सकते हैं। ओके, बट हमें वो फाइंड आउट नहीं करना कि बीटा का क्या वैल्यू, बिकॉज वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट हमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना कि क्या जो लेटेस्ट है वो पैरामीटर होगा, जो कि आपका वैसे सॉलिड स्टेट के अंदर आती हैं ये चीज़ें। सो हमें डीपली नहीं जाना चाहिए कि लेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा। वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो बीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली, बट न्यूमेरिकली जो वैल्यू निकलेगी बीटा की वो अप्रोक्सीमेट निकलेगी, जैसे कि अल्फा की वैल्यू हमने चेक की थी। ये तो चलो परफेक्ट वैल्यू है अल्फा की, बट बीटा की वैल्यू में वेरिएशन बहुत आने वाला है, बिकॉज जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे इस रिलेशन को उतना ज़्यादा आपका फाइन रिजल्ट आएगा बीटा के लिए। ओके, आप वैसे फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, अगर हम इस रिलेशन के लिए जो हमारा इंटरनल एनर्जी एक तरीके से ई, उसके और आपके टेम्परेचर के बीच में अगर हम एक कर्व बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपका टेम्परेचर है, यहाँ आपका एनर्जी होगा। ओके, सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपकी EF पॉसिबल होगी। यहाँ पर हम EF, यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी लिखता हूँ EF, ओके, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। यहाँ पर आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से होता है, PV इज इक्वल टू NRT। ओके, कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ से आप E और E इज इक्वल टू KBT आ जाता है ना, 3/2 KBT, सॉरी 3/2 KBT। ऐसे रिलेशन से लीनियर रिलेशन होता है आपका एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। ओके, सो ये जो आपका EF है ये आपका धीरे धीरे क्लासिकल की तरफ मूव करता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो आपकी TF टेम्परेचर होता है, हमने चेक किया था कि TF टेम्परेचर के बाद जब आप मूव करते हो देन ये अगर मेरा क्लासिकल सिस्टम है, ये मेरा फर्मी सिस्टम है, और फर्मी सिस्टम कौन सा है, स्ट्रांगली डीजनरेट। सो वो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर मैच करते हैं आपस में जाके, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल बिहेव करने लग जाते हैं, क्लासिकल और आपका स्ट्रांगली डीजनरेट फर्मी सिस्टम है वो। ओके, सो ये तो हो जाता है आपका इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। अगर हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें, अगर हम 4 टर्म्स तक टेम्परेचर की पावर 4 टर्म है वहाँ तक अगर इसको एक्सपेंड करके करते हैं, देन हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि π² डिवाइडेड बाई 2 NKBT डिवाइडेड बाई TF 1 माइनस
3 डिवाइडेड बाई 10 पाई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी एफ का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है। ओके, और अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें देन जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से आता है हमारा कि सी वी डिवाइडेड बाई एन के बी, और यहाँ पर टी डिवाइडेड बाई टी एफ को अगर प्लॉट करते हैं देन अगर ये जो वैल्यू है ये आपकी 1.5 है। ओके, देन ये अगर लीनियर रिलेशन है देन ये कुछ इस तरीके से आपका, ये आइडियल गैस के लिए था, IG लिख देता हूँ आइडियल गैस, और ये मेरा सपोज उसके लिए लीनियर रिलेशन है, थोड़ा लीनियर चलता है बट ये एक सेट, ये सॉरी ये आइडियल गैस के लिए नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है वैसे। ओके, सो आइडियल गैस का वैसे कांस्टेंट होता है तो उसका हमने सही नहीं किया था, वो कर्व सही नहीं था। सो यहाँ से ये लीनियर रहता है बट बाद में सैचुरेट होने लग जाता है 1.5। ओके, सो ये सी वी डिवाइड बाई एन के बी टी, यहाँ पर टी डिवाइड बाई टी एफ। ओके, अब अगर हम एंट्रोपी अगर फाइंड आउट करना चाहें सिस्टम का देन हमें पता है एंट्रोपी इज इक्वल टू आपका इंटीग्रल होता है सी वी डिवाइड बाई टी डी टी। ओके, यहाँ से अगर आप इंटीग्रल करते हो देन आपको सेम चीज़ मिलता है अगर यहाँ पर सिर्फ इसी टर्म तक अगर आप लेके चलते हो। ओके, सो आपका जो एस है वो इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एन के बी टी डिवाइड बाई टी एफ। ओके, यही रहने वाला है बिकॉज टी से टी डिवाइड करो फिर आप इंटीग्रल करो, यही की बात आती है, ये ऐसा जाता है। और अगर आप सारी टर्म्स लेके करते हो इक्विवेलेंटली देन आपके पास जो एस है वो इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और एन के बी टी डिवाइड बाई टी एफ, इधर 1 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 10 और टी डिवाइड बाई टी एफ स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपके पास इंटीग्रल आ जाता है। ओके, सो ये आपका मेन स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला होता है फर्मी ड्रैग के लिए, जो कि आपका अगर स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट है। ओके, बट ये हार्ड है थोड़ा निकालना कि आप ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज अगर आपको पूरा रेंज का एक तरीके से पता है अगर एक्सपेंशन, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और वैसे नॉर्मली आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो जो वैल्यू, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कुछ अलग होगा। और आपका जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है F इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होती है E माइनस टी एस। ओके, अगर आप वैल्यू है वो अगर फाइंड आउट करते हो, ओके, जो भी पैरामीटर्स हैं ई टी डी एस, इसकी वैल्यू पुट करके जो F है वो हमारे पास मिलता है 3 डिवाइडेड बाई 5 एन ई एफ 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 12 पाई स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी एफ स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ से आप प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हो, ओके, प्रेशर का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है। ओके, सो डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। ओके, अगर एफ का विद रिस्पेक्ट टू वी के डेरिवेटिव करता हूँ, एन कांस्टेंट है, बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, बट ई एफ का देखते हैं, ई एफ में अगर वी का एक्सप्रेशन आता है, ई एफ इज इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m, यहाँ पर 3n डिवाइडेड बाई पाई वी टू द पावर 2/3। अगर डेल ई एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा वी करता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ से करता हूँ देन 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये नेगेटिव होने वाला है बिकॉज v आपका डिनोमिनेटर में। ओके, बाकी क्वांटिटी बची अगर आप चेक करो। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ एक v जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है बिकॉज डेरिवेटिव करते हो देन v कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वी टू द पावर, यहाँ पर 2/3 प्लस 1 कितना हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इट मीन्स इसको मैं ई एफ डिवाइडेड बाई वी भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स
जो आपका प्रेशर है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस माइनस कितना हो जाता है, +2 डिवाइडेड बाई 3, और उसके अंदर क्या आ जाता है, N EF डिवाइडेड बाई V 1 - 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 T डिवाइडेड बाई TF स्क्वायर। ओके, सो एक्सप्रेशन आ जाता है। वैसे ये फाइंड आउट करना कोई वैसे मतलब सिर्फ हमको सीखना था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे और एक्सप्रेशन याद रखना थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए सिर्फ ये एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए था कि कैसे हम हेलोमोल्टस फ्री एनर्जी से कैसे प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वैसे, बट आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रेशर और जो बाकी चीज़ें स्पेसिफिक हीट वगैरह वो सारी चीज़ें। ओके, अब यहाँ पर 4 टर्म्स और भी आती हैं। फर्स्ट आता है आपका फर्मी मोमेंटम। इन चारों को वैसे नॉर्मली समझना जरूरी है कि अगर कोई टर्म आ जाए, कोई नाम आ जाए, जैसे फर्मी टेम्परेचर आ गया, एवरेज एनर्जी आ गया, तो आपको पता चल जाए कि हाँ कौन सा वैल्यू मुझे पुट करना है, क्या चीज़ होती है नॉर्मली, कि क्या कॉन्सेप्ट है उस टर्म का। सो सबसे पहले आता है फर्मी मोमेंटम। ये नॉर्मल मोमेंटम की तरह ही होता है, ओके, बट यहाँ पर एनर्जी की जगह फर्मी एनर्जी। वैसे भी अगर आप इसको 1/2 mv² करते हो ना पुट, और MEVE, देन ये वैल्यू है वो आपकी सेम उसी के इक्वल आती है MEVE इसके स्क्वायर के 1/2 के, जो कि MV हो जाता है। मोमेंटम नॉर्मल मोमेंटम की तरह ही है और ज़्यादा कुछ वो नहीं है। फर्मी वेलोसिटी जस्ट डायरेक्टली मोमेंटम को मास से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी मिलता है। ओके, फर्मी टेम्परेचर हमने देखा ही था, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप EF को KB से डिवाइड करते हो देन जो वैल्यू आती है वो फर्मी टेम्परेचर होता है। ओके, एवरेज एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी पर फर्मियन, जो कि आपकी 3/5 EF आती है। ओके, सो ये 4 टर्म भी इम्पोर्टेंट थी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनका यूज़ होगा अगर होगा तो। ओके।